गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका बायो कक्षा में। और जैसे कि पता है बच्चों आपको कि अपने जो बायोलॉजी में जो यूनिट चल रही है अपनी, जैसे मैंने बताया कि अपने यूनिट जो है वो सेकेंड यूनिट चल रही है, इकाई सेकेंड और पादप कार्य की प्रथम। और इसमें तो चैप्टर अपने 5 चैप्टर था कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद जो छठा चैप्टर चल रहा है, छठा चैप्टर जो है वो है पादप जल अवशोषण व रसारोहण। ठीक है, पादप जल अवशोषण की बात पढ़ी पहले पढ़ने, फिर अब रसारोहण की बात पढ़ी है। और उसके बाद जो रसारोहण के जो सिद्धांत है ना, जो रसारोहण के सिद्धांत है उनके बारे में जैव बल सिद्धांत था, ठीक, वो पढ़ा अपन ने। उसके बाद अपने मूल जो दाब सिद्धांत था, रूट प्रेशर थ्योरी थी, वो पढ़ी। और आज जो अपन पढ़ेंगे इसमें जो पढ़ेंगे भौतिक बलों का सिद्धांत के बारे में बात इसी कक्षा के अंदर अपन इस लेक्चर के अंदर करेंगे। तो बच्चों देखो, अपन बात करते हैं कि पादप जल अवशोषण रसारोहण, ये एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण और आज इस चैप्टर का समापन हो जाएगा। ये जो चैप्टर है आज कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद कंप्लीट होने के बाद प्रत्येक स्टूडेंट से चाहूँगा कि वो इसका होमवर्क तैयार करे, अच्छे से होमवर्क करे, क्योंकि इतना ज़्यादा वर्कलोड है नहीं, इतना ज़्यादा अपन ने फास्ट पढ़ा नहीं है ना। तो छोटा सा चैप्टर था, उसको भी अपन ने धीरे धीरे पढ़ा है। तो इसके प्रत्येक देखो इसके अध्ययन बिंदु लिखने हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो अध्ययन बिंदु है वो लिखने हैं, क्योंकि अध्ययन बिंदु से डायरेक्ट एक एक लाइन कई बार क्वेश्चन बन जाता है। क्योंकि अध्ययन बिंदु जो पाठ के होते हैं वो सारांश होते हैं ना। जो मोस्टली जो क्वेश्चन बनते हैं वो 1 नंबर वाला क्वेश्चन बनता है, अध्ययन बिंदु से भी पूछा जा सकता है, क्योंकि उसके। और दूसरा, इसके जो सारे क्वेश्चन है वो आपको करने हैं धीरे धीरे, ठीक है। कोई प्रेशर नहीं है, धीरे धीरे जितना भी आप टाइम मिले उस प्रकार से इसके सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं, जिनको 100 में से 100 नंबर लाने हैं, ठीक है, उनके लिए बात बता रहा हूँ। तो इसमें देखो बच्चों, अपन ने बात बताई रसारोहण की प्रक्रिया। मैंने बताया कि अपन ने इसके अंदर क्या पढ़ा था, जैव बल सिद्धांत के बारे में बात की। जो रसायन के सिद्धांतों की बात है, रसायन को समझाने के लिए जो विभिन्न वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिए थे, उसमें अपन ने जैव बल सिद्धांत पढ़ा था, ठीक है, जो वाइटल फोर्स थ्योरी बोलते हैं। दूसरा जो अपने मूल दाब सिद्धांत पढ़ा था, ठीक है, रूट प्रेशर थ्योरी बोलते हैं। तीसरा आज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीसरा जो सिद्धांत की बात कर रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मैंने कहा था ये तीसरा जो सिद्धांत है, ठीक है, जो इसमें लास्ट सिद्धांत है बुक में, तो वो आता है भौतिक बल सिद्धांत। फिजिकल फोर्स थ्योरी, ठीक है, ये फिजिकल फोर्स थ्योरी, भौतिक बल सिद्धांत है ना। क्या आता है, फिजिकल फोर्स थ्योरी। थोड़ा छोटा लिख दिया, दिख नहीं रहा होगा आपको, बड़ा लिख देता हूँ, है ना। ये तो दिख रहा है भौतिक बल सिद्धांत, ये फिजिकल फोर्स थ्योरी, फिजिकल फोर्स थ्योरी। तो ये सिद्धांत क्या है, इसके ये सर्वमान्य सिद्धांत है। यदि अपन बात करते हैं रसायन की क्रिया को समझाने के लिए बात करते हैं, तो ये सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है, मोस्ट एक्सपेक्टेड जो थ्योरी है वो है, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है बच्चों, भौतिक बल सिद्धांत की बात करें तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, जो रसायन की क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है, भौतिक बलों के द्वारा होती है। भौतिक बलों, भौतिक बलों मतलब फिजिकल जो फोर्स होते हैं, ठीक है, भौतिक बल होते हैं, उनके द्वारा होती है, ठीक है। जो रसारोहण की जो प्रक्रिया होती है, जो रसारोहण की जो प्रक्रिया होती है, जो रसारोहण की प्रक्रिया की बात करें तो रसारोहण जो होता है वो किसके द्वारा होता है बच्चों, भौतिक बलों के द्वारा होता है। इसमें जीवित कोशिका कोशिका का जीवित कोशिका की कोई भूमिका या भाग नहीं लेती है, ठीक है। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि जो रसारोहण की जो प्रक्रिया होती है, जो रसारोहण की जो क्रिया होती है बच्चों, जो रसारोहण की क्रिया होगी वो किसके वजह से होगी, वो किसके वजह से, भौतिक बलों की वजह से होगी। क्योंकि भौतिक बल सिद्धांत है ना, देखो नाम से पता चला भौतिक बल, तो इसमें जो होगी भौतिक बलों की वजह से होगी। इसके अंदर इसमें जीवित कोशिका की कोई भूमिका जो होती है वो नहीं होती है, जीवित कोशिका की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है, ठीक है। पहले अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं कि जो रसारोहण की प्रक्रिया है, ठीक है,
रसारोहण की प्रक्रिया को समझाने के लिए समय समय पर अनेक वैज्ञानिकों ने विभिन्न बलों के बारे में चर्चा की। वो बल कौन कौन से हैं? देखो, विभिन्न वैज्ञानिकों ने रसायन क्रिया को समझाने के लिए, रसारोहण की क्रिया को समझाने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने समय समय पर अलग बल भी बताया कि उनका भी मान लो उनके अनुसार कि ये बल भी हो सकता है रसायन क्रिया के लिए, लेकिन वो नहीं हुआ। फिर बात हुई कि भौतिक बलों के द्वारा जो होती है रसायन क्रिया होती है। ठीक है, ये रसायन की क्रिया जो होती है भौतिक बलों की वजह से होती है। तो इसमें तो अनेक वैज्ञानिकों ने समय समय पर क्या कहा, ठीक है, समय समय पर क्या कहा कि ये इस प्रकार से हो सकता है। तो इसमें देखो नेक्स्ट जो बात करते हैं अपन, तो इसमें देखो कि इसमें जो समय समय अनेक वैज्ञानिकों ने जो बल बताए वो बल कौन कौन से थे आपको पूछ ले, तो वायुमंडलीय दाब को भी इन्होंने कारण बताया रसारोहण का। इन्होंने अनेक वैज्ञानिकों समय समय पे, रसारोहण में नहीं है इसमें, सॉरी भौतिक बलों में सिद्धांत में नहीं है, लेकिन इससे पहले जो वैज्ञानिक थे उन्होंने चर्चा की, वायुमंडलीय दाब के बारे में बताया कि भाई इस रसारोहण के कारण वायुमंडलीय दाब भी हो सकता है। ठीक है, और अंतः शोषण भी हो सकता है, जो एंडो ऑस्मोसिस होता है, अंतः शोषण भी हो सकता है। ठीक है, और तीसरा जो होता है केशिका, तो है जो कैपिलरी प्रेशर डेवलप होता है उसकी वजह से। तो अनेक वैज्ञानिकों ने समय समय पर रसायन की जो क्रिया है उसको समझाने के लिए अपने मत दिए। उनके अनुसार क्या था कि ये बल भी जो होते हैं वो रसायन कारण हो सकते हैं, लेकिन इनमें सर्वमान्य जो सिद्धांत था वो था भौतिक बल का सिद्धांत था। और भौतिक बल का सिद्धांत था ये बच्चों किसने दिया था, डिक्सन व जोली ने दिया था, याद रखना। तो किसने दिया था, ये जो भौतिक बलों के सिद्धांत की बात करते हैं तो भौतिक बलों का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, डिक्सन और जोली ने दिया था, याद रखना। तो ये भौतिक बल सिद्धांत है डिक्सन व जोली ने 1894 में ही प्रस्तुत किया था। ठीक है, भौतिक बल सिद्धांत। भौतिक बल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, डिक्सन व जोली ने किया था। ये बात भी आपको लिखनी है। तो डिक्सन व जोली ने ये भौतिक बल का सिद्धांत प्रतिपादित किया, और ये जो सिद्धांत था सर्वमान्य और सर्वाधिक जो मान्य विकसित प्रकार का जो सिद्धांत था वो माना गया। अब इसमें जो बात करते हैं तो इसके अनुसार क्या था, इसके अनुसार जो भौतिक बल होते हैं वो क्या करते हैं, इसके अनुसार क्या था, डिक्सन और जोली के अनुसार क्या था, जो भौतिक बल होते हैं, भौतिक बल होते हैं, जो फिजिकल फोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, रसारोहण की क्रिया होते हैं, रसारोहण होता है, उनकी वजह से रसारोहण होता है। और इसके अनुसार भौतिक बल कौन कौन से होते हैं, इसके अनुसार भौतिक बल होता है कि जल के अणु के बीच में, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, जल के अणुओं के बीच या मध्य संसंजन बल पाया जाता है, वो एक भौतिक बल है, उसकी वजह से होता है। दूसरा जो भौतिक बल है वो क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन जो होता है, ट्रांसपायरेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन जो मतलब पत्तियों से पानी का उड़ना, तो वाष्पोत्सर्जन की वजह से खिंचाव बल उत्पन्न होता है, खिंचाव बल उत्पन्न होता है, वो भी क्या होता है, एक भौतिक बल है, उसकी वजह से वाष्प खिंचाव बल उत्पन्न होता है। ठीक है, ये भी। तो जो रसारोहण की जो भौतिक रसारोहण की जो क्रिया होती है वो किसकी वजह से होती है, इन भौतिक बलों की वजह से। और भौतिक बल कौन कौन से हैं, जल के अणुओं के मध्य संसंजन जो है, कोई सी फोर्स इन वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, और वाष्पोर्जन, ट्रांसपायरेशन पुल, ये जो दो है, ट्रांसपायरेशन जो पुल बोलते हैं, ठीक है, ट्रांसपायरेशन पुल बल, खिंचाव बल, और ये होता है कोहेसिव फोर्स इन वाटर। ठीक है, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो कोहेसिव फोर्स होता है, तो ये दो बल है, इनकी वजह से डिक्सन व जोली ने बताया कि जो वाष्पोत्सर्जन खिंचाव बल है और जो जल के अणुओं के मध्य संसंजन बल है, इसकी वजह से ही क्या होता है, रसारोहण की प्रक्रिया होती है। और यही बात सही थी, और इसी की वजह से ये जो था सिद्धांत सर्वमान्य हुआ और सर्व स्वीकार हुआ। ठीक है, तो इन अब जल के संसंजन, आसंजन का मतलब आप समझते हो, संसंजन का मतलब होता है किसी भी अणु के खुद के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, जो बल लगता है, जुड़ा होता है। और देखो जैसे जल के, ये मान लो जल की बूंद है, तो इसके अणु के बीच में जो है ये आपस में संसंजन बल है, और ये सतह है और जल के इसके बीच में ये है कौन सा, आसंजन बल है, एडेसिव फोर्स है। तो इनके जल के अणु के बीच में क्या होता है, जल के एक अणु से दूसरे अणु के बीच में जिस प्रकार से क्या होता है आपको पता है, H ठीक है, इस प्रकार से HOH, इस प्रकार से क्या होता है, इसमें बॉन्डिंग होती है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और इनमें क्या होता है,
संसंजन बल बन जाता है। आपस में जो जल के मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये बल उत्पन्न होता है। अब इन बलों की क्या भूमिका होती है वो पढ़ेंगे अपन। पहले एक बात क्लियर कर लो, मैंने क्या होता है जो भौतिक बलों के, यहाँ पे डिक्सन जोरी ने सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इसने क्या कहा कि भौतिक बलों से होता है, भौतिक जो बल है वो कौन कौन से, एक तो वाष्पोषण खिंचाव बल है जिसको ट्रांसवर्सन पुल बोलते हैं, दूसरा है जल के अणुओं के मध्य जो संसंजन बल होता है वो। ये दोनों ही जो कारण है, इन्हीं बलों के कारण क्या होते हैं, रसारोणी एसेंट ऑफ शेप होता है, ठीक है, एसेंट ऑफ शेप होता है। अब इसके जो अपन बात करते हैं डिक्सन जोरी के जो तनाव संसंजन तनाव सिद्धांत और वाष्पोषण जो खिंचाव जो सिद्धांत है, उसके जो लाक्षणिक जो पॉइंट है, जो प्रमुख जो बिंदु है वो कौन कौन से, देखो इसके जो अपने सिद्धांत की बात करें, इस सिद्धांत के जो प्रमुख बिंदु है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, देखो पहला क्या होता है इसमें बात करें तो, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा कि अपन बात करें पौधों में क्या होता है, पौधों में जड़ से लेकर तने से होते हुए, पौधों में जड़ से लेकर तने से होते हुए पत्तियों तक एक अटूट स्तंभ पाया जाता है। ठीक है, अभी डायग्राम बना के बताऊंगा आपको। इसे जल स्थितिक प्रणाली कहते हैं, ठीक है, जल स्थितिक कहते हैं। देखो अपन बात करें कि जगह जड़ से लेके, जो अपन बात करें जो जड़ है, जड़ से लेकर जो पत्तियों तक एक जल का स्तंभ पाया जाता है पूरा पूरा, है ना, इसको जल स्थितिक प्रणाली कहते हैं। इसका एक सिंपल एग्जांपल से मैं समझाऊंगा आपको। देखो पहला पॉइंट इसमें क्या होता है, अपन बात करते हैं फिजिकल फोर्स थ्योरी की बात करते हैं, तो फिजिकल फोर्स थ्योरी या भौतिक बल सिद्धांत की बात करें, इसमें जो पहला पॉइंट आता है कि ये सही कह रहा है कि जो जड़ होती है, जड़ से लेकर पत्तियों तक एक अटूट मतलब टूटता नहीं है, बिल्कुल एक स्तंभ पाया जाता है, एक स्तंभ जड़ से लेकर पत्तियों तक एक स्तंभ पाया जाता है। इसको जल स्थितिक प्रणाली बोलते हैं, जल स्थितिक प्रणाली बोलते हैं, ठीक है, जल स्थितिक प्रणाली होता है। इसी जल स्थितिक प्रणाली की वजह से क्या होता है, जल होता है ऊपर पहुंचता है। अब जल स्थितिक प्रणाली क्या, एक दो पॉइंट और सुनो, फिर एक उदाहरण से आपको क्लियर करूंगा। दूसरा क्या होता है, पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन से जल की हानि से पत्तियों की शिराओं में जल स्तंभ, पत्तियों की शिराओं में जल स्तंभ में एक खिंचाव बल उत्पन्न होता है। इसे वाष्पोत्सर्जन खिंचाव बल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव बल कहते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, पत्तियों की जो होगी, पत्तियों के अंदर क्या होगा कि पत्तियों के अंदर वाष्पोत्सर्जन होगा, वाष्पोत्सर्जन से पानी की हानि होगी, हानि से क्या होगी, पानी कहाँ से, क्या शिराओं से खींचेगा, तो शिराओं में क्या है, खिंचाव बल उत्पन्न हो जाएगा। देखो कैसे कि देखो ये मान लो लीफ है, ये स्टेम मान लो, ये रूट हेयर, लेटरल जो रूट हेयर है, मूल रोम है,
और इसके द्वारा जल, अब देखो अटूट स्तंभ का मतलब तो क्या था, पहला पॉइंट की बात कर, दिख रहा होगा आपको थोड़ा, है ना। तो इसमें अटूट स्तंभ का तो क्या मतलब, जड़ से लेकर पत्तियों तक एक, देखो इसका जल का पूरा पूरा स्तंभ पाया था इस प्रकार से, ये है ना, जो जाइलम इसकी जो वाहिकाएं होगी उनके अंदर इस प्रकार से जल का देखो अटूट, मतलब कोई टूटा हुआ नहीं है, पूरा पूरा स्तंभ पाया जाता है कहाँ पे, इसकी सिराओं तक, ठीक है, पत्ती की सिराओं तक पाया जाता है। अब मान लो यहां से क्या होगा, वाष्पोषण होगा, ये क्या होगा, वाष्पोषण हो रहा है, जल की हानि हो रही है, तापमान की वजह से वाष्पोषण हो रहा है, तो जल की हानि होगी तो इस सिराओं से क्या पानी उड़ेगा, उड़ेगा खींचेगा, तो यहाँ पानी कमी होगी, तो ये पानी कमी कहाँ से, यहाँ से पूर्ति होगी, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, खिंचाव बल उत्पन्न हो जाएगा। मान लो अपन कोई पानी की खिंचाव कर रहे हैं, पानी को ले रहे हैं, तो पानी की पूर्ति तो कहीं से होनी चाहिए, तो पूर्ति नहीं चाहिए, इससे क्या खिंचाव बल होता है, उसको क्या बोलते हैं, वाष्पोषण खिंचाव बल कहेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट सुनो, जो जल के अणुओं के मध्य संसर्जन बल पाया जाता है, ठीक है। जल के अणुओं के मध्य देखो, जल के अणुओं के मध्य क्या होता है, संसर्जन बल पाया जाता है, जल के अणुओं के मध्य क्या पाया जाता है, संसर्जन बल पाया जाता है, कोई सी फोर्स पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है, जिसका मान कितना होता है, जिसका मान 45 से लेके 207 वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, दाब हो सकता है, ठीक है। अब इस कोई सी फोर्स की वजह से क्या होता है, इस कोई सी फोर्स की वजह से जब वाष्पोषण खिंचाव बल उत्पन्न होता है, उसकी वजह से ये जल स्तंभ टूटता नहीं है, ठीक है। इस बल की वजह से, इस संसर्जन बल, इसको संसर्जन बल बोलते हैं, जल के अणु को मिलते हुए लगता है, देखो ये संसर्जन बल, ठीक, बल की वजह से वाष्पोत्सर्जन खिंचाव बल से जल स्तंभ टूटता नहीं है, ठीक है, जल स्तंभ होता है वो टूटता नहीं, इसी वाष्पोत्सर्जन खिंचाव की वजह से क्या होगा, जल स्तंभ टूटेगा नहीं। अब जो चौथा पॉइंट बात करते हैं कि इसमें जो वाष्पोत्सर्जन खिंचाव की वजह से और जल के अणु के संसर्जन बल की वजह से रसायन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। इस वाष्पोत्सर्जन खिंचाव तथा संसर्जन बल की वजह से ही रसारोहण होता है तथा इसमें किसी प्रकार के जीवित कोशिका की कोई भूमिका नहीं होती, भाग नहीं लेती है, जीवित कोशिका भाग नहीं लेती है, और इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे नहीं दिख रहा तो मैं बताऊंगा, मैं आपको थोड़ा फ्लक्स पड़ रहा है तो, ठीक है। और इसके संदर्भ में जो सर्वमान्य, जो पहले पॉइंट लिखते हैं फिर अपन वर्ड करेंगे ना, सर्वमान्य जो है कि रसारोहण की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, जो रसारोहण की प्रक्रिया होती है ना, ये जो बात है वाष्पोत्सर्जन के संबंधित होती है, वाष्पोत्सर्जन रसायन की प्रक्रिया, इसके अपन को समझाने के लिए अपने मान लो कि जो सर्वमान्य जो पॉइंट की बात करें, जैसे अपने वाष्पोत्सर्जन सिद्धांत जो प्रमाण है, समर्थन प्रमाण, जैसे वाष्पोत्सर्जन की दर जो होती है, प्रमाण की बात करें इसमें, वाष्पोत्सर्जन दर जो होती है वो वाष्पोत्सर्जन दर रसारोहण से संबंधित होती है, वाष्पोत्सर्जन दर होती है रसारोहण से संबंधित होती है, ठीक है।
इसीलिए क्या होते हैं कि दिन के समय क्या होता है आपको पता है, वाष्प पोषण ज़्यादा होता है, और वाष्प पोषण ज़्यादा होता है तो जो पत्तियां होती है और जो सिराएं होती है और उसका जो तने में अंदर बाद जल स्तंभ होता है वो तनाव की स्थिति में रहता है। मतलब पूरे के पूरे आप देखें धूप ज़्यादा होगी, मतलब वाष्प पोषण ज़्यादा हो रहा होता है तब जो पादप होता है बिल्कुल तनाव की स्थिति में रहता है, क्योंकि उस टाइम क्या होता है जल स्थितिक प्रणाली के द्वारा जल स्तंभ होता है पूरा तनाव में रहता है ना, उनके सिराओं के अंदर जो फैला रहता है ना, तो इस पर तनाव की स्थिति में रहता है पूरा। दिन के समय पादप में स्तंभ में शाखाओं में जल स्तंभ तनाव की स्थिति में होता है, ये इसका प्रमाण। और ये सभी सिद्धांतों में रसारोहण की क्रिया को समझाने का सर्वमान्य सिद्धांत है। अब देखो वापस सुन लो एक बार कि मैंने क्या बताया था कि जो रसारोहण की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, रसारोहण की प्रक्रिया यहाँ पे जो भौतिक बलों की तरह भौतिक बल है, इसमें वाष्प और खिंचाव बल है और संसंजन बल है। तो ये क्या कह रहा है, पहला पौधे में जड़ से लेकर पत्तियों तक एक अटूट स्तंभ पाया जाता है, इसे जल स्थितिक प्रणाली कहते हैं। यहाँ पर दो ही रोल हो रहा है, एक तो संसंजन बल का हो रहा है, दूसरा किसका होता है, वाष्प और खिंचाव बल का हो रहा है। तो बच्चों आपने कभी देखा होगा, इसका सबसे सिंपल, मैंने कहा सिंपल तरीका बताऊंगा आपको, है ना, समझने का। तो आपने कभी कूलर को खाली किया होगा, ये कूलर की टंकी होती है, ठीक है, कूलर की टंकी होती है ना, आप साफ करते हैं इसको, अपने खाली किया होगा तो जो पाइप लगाते हो इस प्रकार से लगाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से लगाते हैं। पानी की लेवल यहाँ पे है, पानी की लेवल है वो यहाँ पे, देखो पानी की लेवल है वो कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ तक पानी की लेवल है। और जल अब मान लो अपने आप चढ़ेगा, इस प्रकार आएगा, इस प्रकार से चढ़ के इधर जाएगा नीचे, तो ऊंचाई पर तक जाएगा, तो इतनी ऊंचाई तक जाएगा जल। लेकिन जब अपन इसको मुंह से खींचते हैं, है ना, इस पानी इस पाइप में देखो यहाँ पे मुंह लगा के, है ना, मुंह लगा के एक बार इसको तो बोलते हैं, एक बार समझना इसको, जैसे मुंह लगाया, अपना मुंह लगाया, क्या खींच लिया इसको पानी को, यहाँ पे एक बार आ गया पानी, एक बार चालू हो गया, इसको क्या बोलेंगे, वाष्प पोषण खिंचाव बल, समझ लो वाष्प पोषण खिंच गया ये पानी। अब क्या हो जाएगा, एक अटूट स्तंभ बन गया, इसको जल स्थितिक प्रणाली बोलेंगे। देखो अब क्या हो जाएगा, जब तक खाली नहीं होगा, जब तक ये स्तंभ नहीं टूटेगा, जब तक ये पानी आता रहेगा इससे, ठीक है, देखा होगा आपने। तो ये देखो एक बार रेड पेन से बताता हूँ आपको। तो इसमें क्या होगा, एक अटूट स्तंभ बन जाएगा, अपने एक बार खींच लेंगे ना, मान लो खींचा है तो वाष्प पोषण खिंचाव बल से आ गया ये, तो एक बार क्या होगा, खींचने के बाद क्या अटूट स्तंभ बन गया, अटूट स्तंभ बन गया, अटूट स्तंभ बन गया, जब तक ये खाली नहीं होगा टंकी जब तक ये आती रहेगी। फिर मान लो इस अटूट स्तंभ टूट जाता है, तब ये वापस एक बार एयर ले लेगा, तब ये पानी बंद हो जाए। लेकिन जब तक ये अटूट स्तंभ रहेगा, चाहे कितनी ऊंचाई से ले लो इस पाइप को, फिर ये एक बार पानी नीचे चलता रहेगा, ठीक है। तो ये की प्रक्रिया यहाँ पे है। तो ये जो अटूट स्तंभ है इसको जल स्थितिक प्रणाली बोलते हैं, और यहाँ पे जो खींचता है इसको क्या बोलते हैं, वाष्प और खिंचाव बोलते हैं। इसी प्रकार से क्या होता है, पादपों के अंदर जल मूल से लेकर शीर्ष तक पहुंचता है। कैसे, तो इसमें ये कहेगा पौधों में जड़ से लेकर, जैसे यहाँ से लेकर मान लो तो यहाँ तक जो एक अटूट स्तंभ पाया जाता है उसको जल स्थितिक प्रणाली बोलते हैं। सेम यही बात है यहाँ पे, पौधों में जड़ से लेकर पत्तियों तक एक अटूट स्तंभ पाया जाता है, इसको जल स्थितिक प्रणाली कहते हैं। ये हो गया। इसके बाद पत्तियों में वाष्प पोषण, अब ये जो मैंने बताया था यहाँ पे खिंचाव मुंह से खींचाता है, लेकिन पत्तियों में क्या होता है, ये पानी किससे खींचाता है, वाष्प पोषण की वजह से जो होता है, वाष्प पोषण की वजह से खिंचाव उत्पन्न होता है। वाष्प पोषण खिंचाव उत्पन्न होता है, पानी नीचे से ऊपर की तरफ खींचेगा, ऊपर हानि होगी जल की, तो पानी की और रिक्वायरमेंट रहेगी, जरूरत रहेगी, तो पानी कहाँ से नीचे से खींचता रहेगा। और ये अटूट स्तंभ है, अटूट स्तंभ टूटेगा नहीं तो पानी ऊपर चढ़ता रहेगा, ठीक है। एक बार अटूट स्तंभ बन गया, उसके बाद वाष्प खिंचाव बल बोलते हैं। जल के, अब क्या है, जल के मैंने बताया, जल के अणु, ये स्तंभ क्यों नहीं टूटता है, क्योंकि जल के जो अणु होते हैं, जल के अणु होते हैं उनके बीच में क्या होता है, संसंजन बल पाया जाता है। ये क्या होता है, संसंजन बल पाया जाता है, जिसके जल के अणु आपस में चिपके रहते हैं, ठीक है। इसकी वजह से ये जल स्तंभ बनाता है। संसंजन बल पाया जाता है, उसका मान कितना होता है, 45 से लेकर 207 ATM होता है, एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय दाब हो सकता है, ठीक है। और इसी संसंजन बल की वजह से ही क्या होता है, इसी संसंजन बल की वजह से जल स्तंभ जो होता है वाष्प खिंचाव बल की वजह से नहीं टूटता है। अब ये कहा गया कि चौथे पॉइंट में देखो, इसी वाष्प खिंचाव संसंजन बल के कारण रसायन की प्रक्रिया होती है, इसमें जीवित कोशिका का कोई भाग नहीं होता, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता भी नहीं होती है, ठीक है। याद है इसमें क्यों, क्योंकि इसमें निष्क्रिय जो होता है वो फ्लो होता है ना, निष्क्रिय जो प्रवाह होता है वो रहता है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। वाष्प खिंचाव की वजह से खिंच रहा है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। और पांचवा पॉइंट था कि इसके जो बात करते हैं, तो इसमें जो सर्वमान्य जो इसके समर्थन में जो प्रमाण दिया गया है, यही क्या दिया गया है कि वाष्प पोषण दर जो होती है बच्चों, वो रसारोहण के संबंधित होती है। मतलब जितनी ज़्यादा वाष्प पोषण दर ज़्यादा होगी, रसारोहण की प्रक्रिया उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि रस का आरोहण होता है, जितना उड़ेगा पानी उतना इसे खींचना पड़ेगा, तो दर संबंधित होगी। और इसके संदर्भ में सबसे जो बात है कि दिन के समय में क्या होती है, जो सिराएं होती है, जो पत्तियों की सिरा होती है, जो शाखाएं होती है, वो तनाव की स्थिति में रहती है। और ये जो सिद्धांत है सर्वमान्य सिद्धांत है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है बच्चों। इसके पॉइंट टू पॉइंट मैंने बताई, इसके ये सारे पॉइंट आपको याद करने हैं और इसके सारे अध्ययन बिंदु आपको करने हैं और इसके सारे क्वेश्चन करने। आज ये चैप्टर समाप्त हो गया, कल अपन जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो 8वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो वाष्प पोषण है वो करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।